सोचिए, पूरे 11,000 साल। आज के इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी आम कहानी पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसे महाकाव्य जैसे सफर पर बात करेंगे जो कई सदियों तक फैला हुआ है। हम उपलब्ध स्रोतों के आधार पर बिना किसी राजनीतिक चश्मे के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में जिसने हर चुनौती के बावजूद लगातार खुद को विकसित किया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक सभ्यता 9000 ईसा पूर्व की मिट्टी की झोपड़ियों से निकलकर सीधे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कैसे उतर सकती है। मतलब ये सिर्फ समय बीतने की बात नहीं है, बल्कि ये अकल्पनीय लचीलेपन और कभी हार न मानने की एक शानदार कहानी है। तो चलिए इस सफर में गहराई से उतरते हैं। इस 11,000 साल के विशाल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 प्रमुख युगों में बांटेंगे। पहला है सभ्यता का उदय, फिर स्वर्ण युग के साम्राज्य, तीसरा है आक्रमण और कड़ा प्रतिरोध, चौथा अंधकारमय औपनिवेशिक युग, पांचवा स्वतंत्रता संग्राम और अंत में आधुनिक भारत का शानदार उदय। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सभ्यता का उदय, मेहरगढ़ से लेकर सिंधु घाटी तक। आज से लगभग 9000 साल पहले, जब इंसान बस गुफाओं से बाहर निकलकर बस्तियां बसाना सीख रहा था, तब भी विकास की रफ्तार हैरान करने वाली थी। स्रोत हमें बताते हैं कि 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में लोग पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। जी हाँ, 9000 साल पुरानी डेंटिस्ट्री। वहीं जौ, गेहूं और कपास की खेती भी शुरू हुई। और फिर लगभग 3500 ईसा पूर्व तक आते आते ये लोग सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़े। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे महानगर बसे, जहाँ की सड़कें बिल्कुल 90 डिग्री के ग्रिड पर बनी थीं। और उनकी वाटरप्रूफ जल निकासी व्यवस्था, उसमें प्राकृतिक बिटुमेन का इस्तेमाल हुआ था, जो आज के अर्बन प्लानर्स को भी हैरान कर देता है। और इस सभ्यता का आकार देखिए, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि इतने विशाल इलाके में फैला एक बेहद शांतिपूर्ण व्यापारिक नेटवर्क था, जहां के जहाज इराक तक व्यापार करने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस महान सभ्यता का अंत किसी भीषण युद्ध से नहीं, बल्कि नदियों के बदलते रास्तों और प्रकृति के मिजाज की वजह से हुआ था। आगे बढ़ते हैं दूसरे युग की तरफ, स्वर्ण युग के साम्राज्य, जहां ज्ञान और सीमाओं दोनों का विस्तार हुआ। लोहे की खोज ने सिर्फ खेती नहीं बदली, बल्कि बड़े साम्राज्यों की नींव भी रखी। ये टाइमलाइन देखिए, सत्ता के केंद्र कैसे बदल रहे थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जैसे विश्व विजेता को भी मगध की विशाल सेना के खौफ से वापस लौटना पड़ा। फिर मौर्य साम्राज्य आया, जहां 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति अपना ली। इसके बाद कुषाण साम्राज्य ने अहम सिल्क रोड पर नियंत्रण किया और फिर 4वीं शताब्दी में उदय हुआ गुप्त साम्राज्य का, जिसे इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इस स्वर्ण युग को सिर्फ बड़ी सेनाओं के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए जाना जाता है। इसी दौर में आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने तभी बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। दिल्ली का वो मशहूर लौह स्तंभ, जो 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे बिना जंग लगे खड़ा है, वो इसी दौर की शानदार इंजीनियरिंग का सबूत है। और हाँ, ज्ञान का वैश्विक केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय भी इसी समय स्थापित हुआ था। इस दौर का संतुलन बड़ा गजब का था। एक तरफ जहां तलवारों से साम्राज्य फैल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि एक विश्वविद्यालय का निर्माण था। सोचकर देखिए, नालंदा में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक सिर्फ और सिर्फ शोध, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद में डूबे हुए थे। ये ज्ञान और शिक्षा के प्रति उनके गहरे समर्पण को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दिखाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बाहरी आक्रमण और कड़ा प्रतिरोध। ये वो समय था जब इस सभ्यता की सबसे कठिन परीक्षा हुई। समय का पहिया फिर घूमा और अब शुरू हुआ सदियों तक चलने वाले विदेशी हमलों का सिलसिला। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले ने इतिहास की धारा मोड़ दी। 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए। 1192 में तराइन के युद्ध ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और फिर 1526 में बाबर ने अपनी तोपों के दम पर पानीपत की लड़ाई जीत ली। स्रोत हमें ये भी बताते हैं कि कई बार बाहरी ताकतों की जीत के पीछे आंतरिक विश्वासघात एक बहुत बड़ा कारण रहा था।
ये जो नंबर है ना 3, ये इतिहास के पन्नों पर दर्ज एक बहुत बड़ा दर्द है। 3 महीने। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया तो वहां की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसमें रखी ज्ञान की अमूल्य किताबें लगातार 3 महीनों तक जलती रहीं। वो सिर्फ इमारतें नहीं जल रही थीं, बल्कि सदियों का वैज्ञानिक और दार्शनिक शोध राख में तब्दील हो रहा था। अगर हम मध्ययुगीन काल की अर्थव्यवस्था को देखें तो स्रोतों से 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य इतना समृद्ध था कि आम बाजारों में हीरे और मोती बिकते थे, और दूसरी तरफ मुगल काल के दौरान भारी टैक्स लगाया जा रहा था। जहां एक ओर ताजमहल जैसी भव्य इमारतें बन रही थी, वहीं आम किसानों को अकाल और भयानक आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा था। ये उस दौर की एक बहुत ही जटिल आर्थिक असमानता थी। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल में स्थानीय प्रतिरोध कभी कमजोर नहीं पड़ा। मराठों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी छापामार युद्ध नीति यानी गुरिल्ला टैक्टिक्स और नौसेना की ताकत से मुगलों की जड़ें हिला दी। उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 से ज्यादा युद्ध लड़े, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक भी युद्ध नहीं हारे। उनके अडिग बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जहां हर एक आम नागरिक एक सिपाही बन गया था। और अब बात करते हैं चौथे युग की, अंधकारमय औपनिवेशिक युग, जहां से धन की भारी निकासी शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही भारत एक ऐसे दौर में चला गया जहां व्यापार के नाम पर सिर्फ छल और भारी लूट मची थी। औपनिवेशिक काल से पहले जो भारतीय बुनकर अपने मलमल के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे, उन पर भयंकर अत्याचार हुआ। स्थानीय उद्योगों को खत्म करने के लिए उन कारीगरों के अंगूठे तक काट दिए गए। किसानों को जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया गया, जिससे उनकी उपजाऊ जमीनें बंजर हो गईं। और अंग्रेजों ने अपनी पुरानी फूट डालो और राज करो की नीति से शासकों को आपस में ही उलझा दिया। जब ये शोषण बर्दाश्त के बाहर हो गया तो 1857 का वो महासंग्राम भड़क उठा। ये कोट जरा ध्यान से सुनिए। विद्रोहियों में अगर कोई एक मर्द था तो वो ये महिला थी। ये शब्द जनरल रोज के हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़े थे। एक दुश्मन होते हुए भी उन्होंने ये माना कि अगर कोई सबसे निडर योद्धा था तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। ये साफ दिखाता है कि अंग्रेजों को कितने जबरदस्त और अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे 5वें युग की, स्वतंत्रता संग्राम, या यूं कहें कि एक पूरे राष्ट्र का जाग उठना। 1857 की उस क्रांति ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था, और अब ये आज़ादी की लड़ाई कई अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने लगी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के दर्द ने पूरे देश को एक कर दिया। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसक दांडी मार्च था, जिसके पीछे लाखों लोग चल पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष भी था। और आखिरकार इन सभी रास्तों ने मिलकर 1947 में आज़ादी की सुबह तो दी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सुबह विभाजन के बहुत गहरे जख्म के साथ आई थी। और हाँ, ये संघर्ष सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर नहीं लड़ा गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्होंने भारत से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज खड़ी की, और सबसे कमाल की बात, इसमें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी थी, जहां महिलाओं ने भी पहली बार हथियार उठाए। इस बगावत ने ब्रिटिश सेना की नींव पूरी तरह से हिलाकर रख दी थी। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे हिस्से पर, आधुनिक भारत का उदय, अपनी ही राख से दोबारा उठना। सदियों की लूट और गुलामी झेलने के बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो ये बुरी तरह बटा हुआ था। 562, ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश इतनी छोटी बड़ी रियासतों में बटा था। अंग्रेजों को तो पक्का यकीन था कि ये देश बिखर जाएगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की गजब की इच्छा शक्ति ने इन 562 रियासतों को एकता के धागे में पिरो दिया और आधुनिक भारत का वो नक्शा तैयार किया जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। आज की ये आधुनिक उपलब्धियां इसी सभ्यता के लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब जिस देश ने अपने शुरुआती रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर ढोए थे, उसी देश ने 1971 में 93,000 सैनिकों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण देखा। 1974 और 1998 में सफल परमाणु परीक्षण किए,
और आज वही देश बेहद कम बजट में सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एआई, वेब और स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बन रहा है। तो सब कुछ जानने और समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। पूरे 11,000 सालों के इतिहास में कई बार टूटने, लूटने और जलने के बाद भी ये सभ्यता हर बार अपनी ही राख से फिर उठ खड़ी हुई। मेहरगढ़ की मिट्टी की ईंटों से लेकर चांद की सतह तक का सफर तय करने के बाद अब ये सभ्यता भविष्य में और क्या-क्या अकल्पनीय चमत्कार करने वाली है। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कितनी बार गिरे हैं, बल्कि ये याद दिलाता है कि हम हर बार कैसे वापस उठ खड़े हुए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।